गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन जो कि दिसंबर 2020 की उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए एनवायरनमेंट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, कहता है इनडोर एयर पोल्यूशन। इनडोर एयर पोल्यूशन न्यूज में क्यों रहा समझते हैं। तो हुआ क्या है, एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है लैंसेट जर्नल में। लैंसेट स्पेलिंग देख लीजिए, लैंसेट जर्नल में एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है और ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि जो इंडोर एयर पोल्यूशन है इसकी वजह से 64% फ्यूअर डेथ्स हुई हैं पिछले 20 सालों में, मतलब 2019 तक, 1990 से 2019 तक। ठीक है, इंडिया के अंदर ऐसा देखने को मिला है। अब कुछ इंडोर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं समझते हैं। अगर एयरबोर्न पार्टिकल्स देखें, डीजल से निकलते हैं, आपके डस्ट स्मोक दूसरे सोर्सेज से निकल आते हैं। उसके साथ अगर हम इंडोर फॉर्मल डिहाइड देखें तो बिल्डिंग मटेरियल, फर्नीचर, कुकिंग, स्मोकिंग से निकल आया। आपके हाउस होल्ड ओडर्स गैसेस की बात करें तो पेंटिंग, कुकिंग, स्मोकिंग होती है घर के अंदर। या ओजोन की बात करें, आप जानते हैं ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में अवेलेबल है वो तो बढ़िया है, वो तो चंगी सी, परंतु अगर बात करें हम यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल वाली ओजोन होती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है सांस में अगर चली जाए तो। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं उसकी वजह से और कुकिंग की वजह से, तो ये सब कुछ इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। अब बात करेंगे इस रिपोर्ट ने क्या हाईलाइट करा जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1.67 मिलियन जो मौतें हुई हैं वो आप कह लो कि एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है इंडिया के अंदर सन 2019 में। ये आप कह लो कि 17.8% है टोटल डेथ का पूरी कंट्री में, और इसमें से 36.5 जो परसेंट है ये सिर्फ और सिर्फ इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से मौतें हुई हैं। जो डेथ रेट है इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से वो डिक्रीज हुआ है 64.2% से, अगर आप कंपेयर करो 1990 के लेवल से तो। और वो क्यों, वाइल दैट ड्यू टू एम्बियंट पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन ये बढ़ा है 115.3% से। खैर जो हेल्थ और इकोनॉमिक पे जो असर आया है इस एयर पोल्यूशन का वो सबसे ज्यादा देखने को मिला है उन स्टेट्स में इंडिया की जो लेस डेवलप्ड है। इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ी बातें जानेंगे इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में। देखिए, इंडोर एयर पोल्यूशन ये क्या है, ये डिग्रेडेशन है इंडोर एयर क्वालिटी का बाय हार्मफुल केमिकल्स एंड अदर मटेरियल्स। मतलब जो आप अंदर रह रहे हैं वहां पे जो एयर क्वालिटी है, जहां पे आप बैठ के सांस लेते हैं उसकी एयर क्वालिटी में कमी होना। ठीक है, क्यों, किसी हार्मफुल केमिकल की वजह से या कोई दूसरे मटेरियल की वजह से। अब इंडोर एयर क्वालिटी जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि क्या आखिरकार कौन सा, आप जिस कमरे में बैठे हैं जो अंदर माहौल है वहां पे कौन से पोल्यूशन सोर्सेज बह रहे हैं, समझ रहे, कैसी हवाएं चल रही, किस तरीके का पोल्यूशन है उसके अंदर, या वेंटिलेशन की कंडीशन कैसी है। मान लीजिए एक ऐसे कमरे में बैठे, यहाँ पर सिर्फ 4 लोग बैठे, कोई वेंटिलेशन का रास्ता ही नहीं है, बाहर कोई खिड़की और दरवाजा है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। या इंडोर एक्टिविटीज कैसी हैं उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं तो एयर पोल्यूटेंट्स ये एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे इंडोर इन्वायरमेंट में अगर इंडोर एयर जो है वो अच्छे से वेंटिलेट ना हो। जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पे दरवाजा ना हो, कहीं पे खिड़की ना हो और एक कमरे में सारे लोग बैठ जाओ टुई टुई टुई, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे पोल्यूटेंट्स। अब देखिए, इंडोर इन्वायरमेंट से आउटडोर की एयर क्वालिटी और पोल्यूशन भी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके कमरे के बाहर एक आउटडोर पोल्यूशन प्राइमरी क्या होता है, ये जो आप फॉसिल फ्यूल वगैरह जलाते हो ना इंडस्ट्रियल प्लांट्स में या व्हीकल्स में जलाते हो, तो यहाँ पे वो भी बह बह के आपके कमरे के अंदर आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब कहाँ से आता है इंडोर एयर पोल्यूशन समझते हैं। देखिए, इंडोर एयर पोल्यूशन के सोर्सेज जो है उनमें से बात करें तो जो पहले टाइम पे बायोमास यूज होता था या कुक स्टोव स्टोव वगैरह में लोग खाना बनाते थे, ये एक बहुत बड़ी वजह है। या सही से भाई नहीं जला इस बायोमास तो इससे क्या होता है, बहुत सारे ये टॉक्सिक गैसेस जिसमें कि पर्टिकुलेट मैटर हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसी बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। सीवियरिटी की बात करें, अगर दिक्कत की बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से जो इंडोर लेवल पोल्यूटेंट का जो लेवल है ये 2 से 5 गुना ज्यादा है आउटडोर के लेवल से। आप समझ लो कितना ज्यादा हो गया। और कुछ केसेस में बच्चों ये लेवल जो है वो बढ़ जाता है आउटडोर लेवल से।
ठीक है। सेम पोल्यूटेंट अगर देखें तो बाहर जितना होगा और उतना जितना होगा उसमें 100 गुने का फर्क होगा। इसलिए इसकी वजह से डेथ हो सकती है इंडिविजुअल की बहुत बुरी तरह से, क्योंकि लोग ज्यादातर टाइम आप जानते हो कि अपने घर में ही रहते हैं 80% ऑफ द टाइम, अगर हम बात करें तो खासकर बेरोजगार लोग। तो अगर लोगों को बचाना है ऐसे इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2 स्कीम को लॉन्च करा है, समझते हैं। पहली स्कीम है उन्नत चूल्हा अभियान। उन्नत चूल्हा अभियान क्या है? इसे लॉन्च करा गया था ताकि हम बायोमास कुक स्टोव को इम्प्रूव करें। और दूसरी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत ही बढ़िया योजना थी। इसमें क्या था कि एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे जो बीपीएल फैमिलीज हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज हैं उनको, क्योंकि वो लोग चूल्हे में धोंक धोंक के खाना बनाती थी, तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। साथ में रेट्रोफिट एयर कंडीशनिंग का, ताकि यहाँ पे इंडोर की एयर क्वालिटी अच्छी हो, सेफ्टी और एफिशिएंसी बढ़िया हो। ये इसका एक वो है, समझते हैं। फुल फॉर्म आपको बताते हैं, कहते हैं रेस, RAISE। रेस का फुल फॉर्म है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है आपका एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का, किसका? EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का, और USAID का। उसके साथ सितंबर 2010 की बात है जब यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन ने एक ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन कुक स्टोव लॉन्च किया था। और ये एक पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है जिसमें क्या होगा, सारे पार्टनर्स आएंगे, अलग अलग स्पेशलिस्ट जोन से आएंगे पूरे ही तरीके से, जो यहाँ पे इस इंडोर एयर पोल्यूशन के इशू को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस इंडोर एयर पोल्यूटेंट की वजह से क्या असर पड़ता है, कहाँ कहाँ पड़ता है, समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग अपनी हेल्थ की बात करें तो इसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ में रिस्क काफी बढ़ते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी इलनेस, आपको सांस लेने में जो तकलीफें हैं वो बढ़ेंगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, आपके जो सांस की नली उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। स्टिल बर्थ, लंग का कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, स्ट्रोक आ सकते हैं आपके, या स्कैमिक हार्ट डिजीज वगैरह हो सकता है। और तो बूढ़े लोगों और जवान बच्चों पे क्या असर हो सकता है, सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करते हैं क्योंकि ज्यादातर टाइम ये घर पे बिताते हैं। और जो इंडोर एयर पोल्यूशन है ये जो है अफेक्ट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैथमेटिकल एबिलिटीज है बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, उनका आईक्यू लेवल जो है ये जो है उनका असर, ये आईक्यू लेवल इनका नहीं सही से काम करता, कम हो जाता है। लर्निंग कैपेसिटीज बच्चों में कम होती हैं। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इससे क्या होता है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे फटीग आपको लगेगा, आपको डिजीनेस, आलस सा लगता रहेगा, एलर्जी लगेगी, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, खांसते रहेंगे आप, इससे साइनस कंजेशन वगैरह होता है, बड़ी दिक्कत है भाई, फीलिंग आ जाती है। माय मदर इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस। खैर, मोर्टेलिटी की बात करें तो WHO के हिसाब से इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स 3.8 मिलियन प्री मेच्योर डेथ करते हैं हर एक साल, तो ये समझ रहे दिक्कत कितनी ज्यादा है। खैर, अब बात करेंगे हम चैलेंजेस के बारे में। चैलेंजेस क्या, आखिरकार क्या दिक्कतें आ रही हैं इस इंडोर एयर पोल्यूशन को टैकल करने में। तो देखो यहाँ पे इंश्योरिंग द सस्टेन्ड अडॉप्शन एंड यूसेज ऑफ क्लीन कुकिंग टेक्निक। अब यहाँ पे सीन क्या है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रोग्राम है काफी अच्छा सक्सेसफुल रहा, काफी दूर तक पहुंचा, काफी टारगेट हम लोगों ने 2019 तक करा। हालांकि एडिशनल एफर्ट्स की जरूरत है। अब मसला क्या है कि आपने एक बार किसी को सिलेंडर दे दिया, उस औरत ने उस सिलेंडर को पका के खत्म करा, आगे का क्या, नहीं है पैसे उसके बाद दोबारा नहीं मंगाएगी, फिर से चूल्हे में कूद जाएगी, ये एक दिक्कत है। साथ में बिहेवियरल चेंजेस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, देखिए इतने भाई लोग इतना ज्यादा घर में रहने लग गए हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, इतनी गर्मी होती है तो लोग घर ही में रहते हैं, इंडोर घर में नहीं, कैसो घर में नहीं, इंडोर का मतलब देखो घर में नहीं होता बेसिकली। अगर हम बात करें तो ये हाँ अपने, हो सकता है ऑफिस के अंदर भी हो, या हो सकता है मतलब बाहर नहीं रहते हैं, अंदर रहते हैं, ठीक है। तो अब इंडोर इंडोर को ज्यादातर आप घर से कंपेयर कर लोगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करोगे, क्योंकि घर में ही सिर्फ नहीं, इंडोर मतलब अंदर रहते हैं, तो अंदर पे रहते हैं तो एयर कंडीशन चलाते हैं, एयर कंडीशन चलाते हैं, एसी चपके चलता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि भाई पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंसान AIP इंडोर एयर पोल्यूशन से भी इंटरेक्ट करेगा क्योंकि अंदर रहता है। उसके साथ तीसरी बात करें तो मार्जिनलाइजेशन ऑफ AIP इन पब्लिक डिस्क्लोजर, लेकिन डिस्कशंस हैं एयर पोल्यूशन पे, तो वहां पे अगर हम बात करें तो AIP जो है वो ऑफन लूजेस
आउटडोर पोल्यूशन। अगर हम बहस करने पे आ जाए तो AIP हम कम जानेंगे, आउटडोर ज्यादा कहेंगे, है ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पे AIP काफी नेग्लेक्ट भी रह जाता है कि भैया अगर तुम कह रहे हो कि हाँ इंडोर से ज्यादा आउटडोर है, तो इतना ज्यादा तुमने आउटडोर को वैल्यू दे दी, तुम आउटडोर को बचाने के लिए एफर्ट लगाओगे, इंडोर को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आखिरी में सेकंड लास्ट टॉपिक देखते हैं वे अहेड के बारे में। आगे कुछ बताऊं आपको तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करें, एक लॉन्ग टर्म फंडिंग करें, अच्छा पैसा दें, ताकि भाई हेल्थ इम्पैक्ट जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं वो कम हो जाए। साथ में पब्लिक अवेयरनेस जो कि क्लीन फ्यूल को लेके है उसे दिया जाए। कोई दूसरे जो आपके ये इंडोर एयर पोल्यूटेंट एजेंट्स हैं, इसके बारे में जनता को बताया जाए कि आप अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज करिए भाई साहब। वेंटिलेशन अपने घर में बढ़िया होना चाहिए, जब घर बनवाएं तो इसमें वेंटिलेशन हो ताकि जो है हवा बाहर जाती रहे। साथ में जो कुकिंग स्टोव है उसकी डिजाइन ऐसे करिए कि भैया यहाँ पे ऐसा ना आपके मुंह पर घप से घुस जाए तुरंत ही धुआं निकल के, है ना। दिस सब पे ध्यान देने की जरूरत है, तभी आप इंडोर एयर पोल्यूशन कम कर पाओगे। साथ में आप सोलर ऊर्जा को प्रमोट करो ताकि इंडोर एयर पोल्यूशन कम हो, और ग्रीन रूफ बनाओ, है ना। ये आपका क्या है कि आप यहाँ पे ग्रीन रूफ के छतों के ऊपर आप पेड़ पौधा लगाओ, जिससे इंडोर एयर क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी। और आखिरी में कंक्लूजन की बात करते हैं बच्चों, तो अगर एयर पोल्यूशन को इंडिया में कंट्रोल करना है तो इससे ही करना पड़ेगा, और इससे हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा, और ये हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये भी हम अचीव कर पाएंगे। समझे कि भाई इसमें हमारी गरीबी भी बढ़िया से उठेगी ऊपर, गरीबी भी खत्म होगी, हम सोशल जस्टिस भी प्रमोट करेंगे। और एयर पोल्यूशन कंट्रोल पर्टिकुलरली इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करें, अगर हम कंट्रोल करते हैं तो ये कोई खर्चा वगैरह नहीं है, बट हमारा इन्वेस्टमेंट है। अगर इसमें हम पैसा लगाते हैं तो हम एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी इसकी वजह से। ये टॉपिक हमने कंप्लीट करा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कहता है अमोनिया पोल्यूशन के बारे में। क्या है, नए तरह का पोल्यूशन, समझते हैं न्यूज में क्यों रहा। रिसेंटली अमोनिया गैस लीक हुई है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड से, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो IFFCO से। इसकी एक यूनिट है प्रयागराज में, वहां से उत्तर प्रदेश में ये जो है अमोनिया गैस में लीक होने दिखी है। अब अमोनिया क्या होता है उस बारे में समझते हैं। अमोनिया अमोनिया का अगर हम बात करें तो उसको वो ये कहते हैं NH3। ये एक कलरलेस और काफी हाईली रिएक्टिव और सोल्यूबल एल्कलाइन गैस है। ठीक है, सोल्यूबल एल्कलाइन गैस है, काफी हाईली रिएक्टिव है, और ये एक प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन साइकिल का। आप जानते हैं नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ी होगी अगर आपने, तो उस नाइट्रोजन साइकिल का एक अच्छा खासा अमोनिया एक अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम को ये अफेक्ट करता है एट हायर कंसंट्रेशंस। नाइट्रोजन साइकिल जानते हैं ना क्या होता है, फिर अमोनिया की लाइटनिंग से आती है चीजें, काफी कुछ बढ़ता है, समझाते हैं आपको आगे। अब देखिए सोर्सेस क्या है इसके, पहले जान लेते हैं अमोनिया कहाँ कहाँ से निकलता है, समझते हैं। तो जो लार्जेस्ट सोर्स है इस अमोनिया के एमिशन का ये है एग्रीकल्चर, जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री आता है, साथ में अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होते हैं, तो इन सबसे अमोनिया निकलता है। कोई दूसरे सोर्सेज बताएं तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, या वेहिकुलर एमिशन व्हीकल से निकलता है, या फिर वोलेटाइजेशन जो कि आपका सॉइल्स या ओशन से होता है, या कोई ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन हुआ, या जो जंगलों में आग लगती है फॉरेस्ट फायर की वजह से एनिमल या ह्यूमन वेस्ट से भी निकलता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस से भी निकलता है, क्योंकि ये तो खैर इंपॉर्टेंट ही है। उसके साथ अमोनिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, काफी हाई प्रेशर में इसको रखा जाता है, या गैसियस फॉर्म में भी, गैस के फॉर्म में भी रखते हैं इसको, वहां पे लो टेम्परेचर में। ठीक है, अमोनिया आपके बॉडी में भी देखने को मिलता है, और ये किडनीज के द्वारा जो है सिक्रीट किया जाता है, किडनीज इसको निकालती हैं ताकि जो हमारा एक्सेस एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। वाइल अमोनिया जो है ये एक नाइट्रोजन के फॉर्म में ये काफी जरूरी होता है अगर हमें प्लांट की ग्रोथ करनी है तो। ठीक है, अब अगर हम यूजेस की बात करें तो इसके उपयोग कहाँ कहाँ है। इसको बच्चों इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्शन में यूज करा जाता है, जैसे फर्टिलाइजर बनाने के काम में, प्लास्टिक्स के काम में, सिंथेटिक फाइबर्स के काम में, डाई वगैरह बना रहे हो तो उसके काम में, दूसरे कुछ चीजों को बनाने के काम में। काफी क्रिटिकल है ये फर्टिलाइजर को बनाने के काम में, क्योंकि अमोनिया यही जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है अमोनियम नाइट्रेट का। ठीक है, और जिसे हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में एक हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के तौर पे, तो अमोनिया यहाँ भी बहुत जरूरी हो गया। अब बात आती है इतनी तारीफों के बाद किस तरह से अमोनिया हमारे जो है इन्वायरमेंट को और ह्यूमंस को कैसे पल्यूट कर देता है।
तो देखो जैसे जैसे बच्चों फूड की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे दिमाग में क्या आ रहा है कि हम किसी तरीके से प्रोडक्शन भी बढ़ाएं। और अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो यहाँ पे फर्टिलाइजर को डालना पड़ेगा भाई, ताकि कीड़े वगैरह ना लगे। फर्टिलाइजर की डिमांड भी बढ़ रही है, और इसकी वजह से फर्टिलाइजर को बनाने के लिए अमोनिया की जरूरत होती है, और यहाँ पे इसलिए अमोनिया भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे कि पहली दिक्कत तो है क्लाइमेट चेंज की। देखिए, अमोनिया अगर इन्वायरमेंट में ज्यादा हो जाए तो इससे क्या होता है, इससे नाइट्रिफिकेशन होता है और डीनाइट्रिफिकेशन होता है, जिससे ग्रीन हाउस एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, और ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होता है। दूसरा, अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की, तो अमोनिया की जो गैसियस फॉर्म में अमोनिया होता है, ये कोई दूसरे ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में, और इससे यहाँ पे बच्चों पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बनता है। साथ में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल जो अमोनियम सॉल्ट के हैं, इसकी वजह से और ज्यादा हेज, मतलब एकदम धुंधली कंडीशन और एटमॉस्फेयर में आ जाती है, तो ये दिक्कत होती है। उसके बाद अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। देखिए, अमोनिया जो है क्या करता है, ये जो स्ट्रीम्स और रिवर्स है ना, इसको गंदा कर देता है ना। यहाँ पे ये बहुत ही दिक्कत, जहरीली पदार्थ, जहरीला बन सकता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके लिए। साथ में अमोनिया जो है वो हार्मफुल एक एल्गल ब्लूम पैदा करता है, मतलब यहाँ देखा एल्गे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेड जोन्स भी हो जाती हैं, और यहाँ जिसके अंदर क्या होता है, देखो हुआ क्या कि ये पानी बह रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर मान लो एल्गे ब्लूम हो गया, बहुत सारा एल्गे हो गए, तो अब यहाँ से सनलाइट अंदर जाना हो गई मुश्किल, और ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे अंदर आया नहीं, और इस वजह से जो जानवर नीचे रह रहे हैं वो बेचारे मर गए, तो ये दिक्कत आ जाती है। और भाई अगर अमोनिया पानी में वो 1 ppm से ज्यादा है, तो ये फिशेस के लिए, उस पानी में रहने वाली मछलियों के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। जो एक्सेप्टेबल मैक्सिमम लिमिट होती है ना पीने वाले पानी में अमोनिया की, आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के हिसाब से ये 0.5 ppm है। वाइल जो लेवल है अमोनिया का यमुना वाटर में, मालूम है कितना है, वो 1.8 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब ppm है। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो यमुना वाटर में 1.8 है, पी कितना सकते हो 0.5, तो यमुना वाटर पी ना लेना, टपक जाओगे। उसके बाद एक दिक्कत है भाई, इकोसिस्टम डैमेज करता है। अगर मान लीजिए अमोनिया बहुत ज्यादा हो गया तो उससे हो जाएगा यूट्रोफिकेशन, एसिडिफिकेशन, और इसकी वजह से क्या होगा भाई, इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे आपका सेमी नेचुरल इकोसिस्टम पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पीशीज का कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा, और स्पीशीज अलग तरह के आएंगे, कभी हम कुछ मर जाएंगे, कुछ ऐसा होगा, कुछ दूसरे डेलिटेरियो आपका डेलिटेरियस इफेक्ट्स पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका नाइट्रोजन अगर बढ़ी है ना, इंक्रीज इन नाइट्रोजन लविंग स्पीशीज, यहाँ पे जो स्पीशीज नाइट्रोजन के साथ ज्यादा जो है वो सही रहते हैं, वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मोसेस, मोसेस से बढ़ के यहाँ पे मोसेस लिचेंस, जानते हैं ना आप, मोसेस लिचेंस एरिकोइड्स होते हैं ना, तो वो यहाँ पे इससे शिफ्ट होके नाइट्रोजन लविंग स्पीशीज की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना। इससे क्या होगा, यहाँ से चेंज होके आपका ग्रासेस वगैरह होने लगेंगी, जैसे कि आपका डेस चैम्पशिया होती है, फ्लेक्सुआ होती है, या आपका मोलिनिया कैरुएलिया होगी, ये सब बायोलॉजिकल नेम है इसलिए बड़े टफ है, टंग भी ट्विस्ट हो जाती है। तो ये सब मोसेस लिचेंस वगैरह हटके ग्रासेस वगैरह आएंगे, क्योंकि क्या होगा नॉर्मल वाले अब शिफ्ट होके नाइट्रोजन लविंग स्पीशीज हो जाएंगे, जैसे जो चीज अवेलेबल होगी वहां वो लोग होंगे। अब कुछ हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, पहला अमोनिया देखिए इंटरैक्ट करता है मॉइस्चर प्रेजेंट, जो हमारी स्किन के अंदर जो नमी है, मॉइस्चर है, उसके साथ अमोनिया इंटरैक्ट करता है। स्किन में भी नमी है, हमारी आंखों में भी है, हमारी ओरल कैविटी में भी है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी है, हर जगह पे जो नमी है, जो मॉइस्चर है, उसके साथ अमोनिया इंटरैक्ट करेगा, और इससे यहाँ पे बना देगा अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये क्या होगा हमारे से, क्या करेगा ये, विच इज वेरी कॉस्टिक एंड डिसरप्ट द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, ये यहाँ पे रोकता है सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स को। इससे क्या होगा समझो, सेल डिस्ट्रक्शन, हमारे जो शरीर के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, तो भी टपक जाओगे। उसके बाद जो गैसियस अमोनिया है वो दूसरे पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करेगा एयर में। अब हवा में तो बड़ी स्वच्छता तो है नहीं, तो गैस वाला अमोनिया जो है वो हवा में जो ऑलरेडी गंदगी थी उससे रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे ये क्या बनाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाएगा अमोनियम सॉल्ट के, जिससे ह्यूमन जब सांस लेंगे तो यहाँ पे इनको निमोनिया या अस्थमा हो सकता है।
ये सारी दिक्कतें हैं इस निमोनिया की वजह से, इस अमोनिया की वजह से निमोनिया हो जाएगा, समझे रहना बेटा। अब बात करते हैं कि क्या कर सकते हो, करो ना। हम भी परेशान हो गए हैं, तुम भी परेशान हो गए हो, तो कर ना। करना क्या है? वॉट शुड बी डन टू चेक द अमोनिया पोल्यूशन? क्या कर सकते हो अमोनिया पोल्यूशन को देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, चेक करने के लिए? पहला, लॉज एंड गाइडलाइंस। अरे अपने आप भी कर लो, कितने लॉज बनाने, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंट करियो इस गाइडलाइन को, ताकि भैया ऐसे कंजर्वेशन लॉज लेकर आओ। इस जो गंदा गंदा हार्मफुल वेस्ट डंप कर देते हैं ना, ज्यादातर एग्रीकल्चर वेस्ट, फर्टिलाइजर वगैरह नदियों में बहा दिए, है ना, कि भैया ताकि भाई कुछ भी है, अरे छोड़ो कूड़ा फेंक दो, ये चीजें यहाँ पे रोकी जा सके, ताकि हमारा जो अमोनिया है वो सेफ लेवल इसका रहे, साथ में वाटर पोल्यूशन पे भी चेक रखा जाए। दूसरा क्या कर सकते हो, पॉलिसी डिसीजन। तो सब्सिडीज वगैरह दीजिए अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर को, ये देना बहुत जरूरी है, जिससे यहाँ पे जो जो है, जो अमोनिया बेस्ड, नहीं ये नहीं देना जरूरी है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। जो अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर है उनको जो सब्सिडी दी जाती है उसे वक्त के साथ कम करिए, समझे, ताकि ऐसा अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर कम बनाया जाए, और जब कम बनेगा तो अमोनिया भी रिलीज कम होगा, समझ रहे हैं। उसके साथ तीसरा क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक इनोवेशंस लेकर आए, अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए, जिससे हम अमोनिया जो कि पानी में मिला है उसे ट्रीट करें, ताकि हमें एडवर्स इफेक्ट हमारी हेल्थ को ना दें। और आखिरी में आप एनिमल डाइटरी एंड मैनेजमेंट की बात करें, तो क्रूड प्रोटीन को कम करके एसिडिफिकेशन को एनिमल की डाइट में कम कर दीजिए, और इससे क्या होगा कि प्रोटीन डाइजेशन अच्छे से होगा एनिमल में, और ना अच्छे से होगा तो जो है नाइट्रोजन जो है एक्सक्रीजन भी कम होगा, नाइट्रोजन भी कम निकलेगा, और इससे अमोनिया एमिशन जो है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ होता है हमारा ये lecture complete. If you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires, and if you want to follow me on any other social media platform, link in the description. You can watch these videos on Facebook also. Just like the page Surfires. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care. Bye bye.